नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल दिया। क्या आपको पता है कि भारत को दुनिया के सामने नई नजीर बनाकर पेश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो आगे चलकर गुजरात की तरक्की में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम की शपथ लिए हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो एक नजर प्रधानमंत्री मोदी के उन फैसलों पर डालेंगे जिनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सीएम रहते हुए गुजरात को पूरी तरीके से बदल दिया। हूँ नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના संविधान बस यहीं से गुजरात की किस्मत का एक नया दौर शुरू होता है। आज से ठीक 22 साल पहले भारत बदलते वक्त के साथ एक नए बदलाव का साक्षी बन रहा था। तब किसी को नहीं मालूम था कि आने वाले समय में गुजरात वो राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान की जमीन पर तरक्की का एक नया मॉडल बनकर उभरेगा। समर्थन करीश અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यो श्रद्धापूर्वक અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी संभाली, तभी से गुजरात में बदलाव लिए एक के बाद एक अहम फैसले लेना शुरू किया। इन सब के बीच अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो पीएम मोदी ने हमेशा से ही विकास को अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। दिलो दिमाग में खास ख्याल उस आदी आबादी का था जो उस समय तरक्की से कोसों दूर मानी जाती थी, यानी महिलाएं। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए। इतिहास के आईने में करीब 2 दशक पहले लिए गए मोदी के फैसलों पर अगर नजर डालें तो ये शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि बदलाव के इस सफर में हर कदम पर महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने सोचा। वक्त के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो महिलाओं के लिए शुरू की गई मोदी की वो योजना नजर आएंगी जो बदलाव की वजह बनी। इसमें सबसे पहला नंबर है कन्या कैलवानी योजना, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाई। लड़कियों की पढ़ाई का खर्च जब सरकार ने उठाया तो उसके बाद लड़कियों की साक्षरता दर 13% से बढ़कर 29.77% तक पहुंच गई। पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ पीएम मोदी ने बतौर सीएम रहते हुए मातृ मृत्यु दर को काबू करने के लिए योजना बनाई। दिसंबर 2005 में शुरू की गई चिरंजीवी योजना का मकसद मातृ मृत्यु दर में कमी लाना था। इसके तहत बीपीएल परिवारों को डिलीवरी के लिए सरकार की तरफ से बेहतर इलाज ने अपना असर दिखाया और 2004 से 6 के बीच जो मातृ मृत्यु दर 160 थी, 2011 से 13 के बीच कम होकर 112 पर आ गई और 2018 से 20 के आंकड़े बताते हैं ये दर अब घटकर 97 पर सिमट गई है। महिलाओं के लिए पीएम मोदी की विद्या लक्ष्मी योजना भी मील का पत्थर साबित हुई, जिसने समय के साथ महिलाओं को मजबूत बनाया। 2002 में लॉन्च हुई विद्या लक्ष्मी योजना का मकसद लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सरकार ने 2000 रुपए तक की मदद दी। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2001 से 2 में 1 से 8वीं क्लास के बीच पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या 35% से कम होकर साल 2013 से 14 में सिर्फ 7.28% रह गई। महिलाओं तक उनका अधिकार पहुंच सके, इस बात का ध्यान भी नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री रखा और शुरू किया नारी गर्भ नीति। साल 2002 में शुरू हुई नारी गर्भ नीति ने सभी सरकारी विभागों पर अपना असर दिखाया, जिसका मकसद ये था कि हर सरकारी विभाग में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करे। महिला सशक्तिकरण के इस सफर में एक अहम पड़ाव था बेटी बचाओ अभियान, जिसने पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना रोल निभाया।
इस अभियान की शुरुआत विश्व महिला दिवस पर साल 2005 में की गई। गुजरात सरकार का यह अभियान लड़कियों की शिक्षा, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। इन सब के साथ भ्रूण हत्या को रोककर बेहतर लिंग अनुपात बनाना था। सियासत में अपने 22 साल से भी ज्यादा लंबे सफर के बीच पीएम मोदी गुजरात के मुखिया रहे। तभी से पीएम ने आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का फैसला कर लिया था। दो 2014 में जब देश ने नरेंद्र मोदी को भारत की कमान दी, तो गुजरात से जाते जाते पीएम अपना सब कुछ महिलाओं को सौंप गए। अपनी जिंदगी भर की कमाई 21 लाख रुपए से पीएम ने तब एक फंड तैयार किया। इस फंड ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किए और आज पीएम मोदी का बोया वो बीज एक ऐसा वृक्ष बन गया है जिसकी छाया में हिंदुस्तान की महिलाएं देश का नया भविष्य लिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब 24 के चक्रवर्ती में सियासी खबरों का रुख करते हैं। देखिए, चुनाव आते ही हमारे देश में फ्री की सेल लग जाती है। सियासी पार्टियां बोली लगाने लगती है, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, और फ्री की रेवड़ी को लेकर के देश में कई बार बहस पहले हो चुकी है। एक बार फिर से चुनावी मौसम में फ्री कल्चर पर बहस और तेज हो गई है। इस साल ही नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले सरकारें जबरदस्त पैसे उड़ा रही है। अब इसी को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारें चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, इन पर रोक लगाई जाए। और इससे लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा गया। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चुनाव से पहले चुनावी वादे आखिर क्यों किए जाएं, ये सवाल पूछा गया। चुनावी वादों पर रोक क्यों नहीं लगाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। चुनाव से पहले चुनावी वादे आखिर क्यों किए जाते हैं, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए। अब किन 5 राज्यों में चुनाव है, ये भी आप समझ लीजिए। राजस्थान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन तमाम जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। और इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो रहा है, क्योंकि फ्री की जो रेवड़ी है वो सरकारें बांटती है, विपक्षी पार्टियां कहती हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और चुनावी वादों में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ भारत का रुकता है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए। याचिकाकर्ता बीएल जैन ने भारत 24 से बातचीत में क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनवाते हैं। चुनाव से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के अलावा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता बीएल जैन हैं, जिन्होंने याचिका दायर की थी। सर, क्या याचिका में मुख्य तौर पर आप लोगों ने मांग की थी और कोर्ट ने पुराने मैटर के साथ टैग कर दिया है? एक्चुअली हमारा मुद्दा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिस प्रकार से चुनावी लाभ के लिए पब्लिक फंड का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। राज्यों को ही फोकस किया है अपने पिटीशन में, किया केंद्र को भी किया हमने। और हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन की वित्तीय हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि 2023-24 का बजट 314,000 करोड़ का है, जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन को 385,000 करोड़ की देनदारी है। चुनाव से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ चुनावी मौसम में नेता जनता को फ्री की रेवड़ी लगातार बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही है। सियासत इस बार बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा चुका है कि अगर चुनाव जीतना है तो जनता को फ्री के वादों में फंसाना जरूरी होगा और उनसे वोट लेना होगा। और यही वजह है कि सियासत जनता को जमकर मुफ्त की रेवड़ी लगातार बांटती रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता वापसी को लेकर के अपने पसीने से कमल लगातार सींचते रहे और जमकर जनता पर फ्री की रेवड़ियों की बारिश इस वक्त कर रहे हैं। फ्री रेवड़ी का दाव कैसे चुनाव जीता जाए, इसको लेकर है और ये तमाम पार्टियां लगातार इसका इस्तेमाल कर रही है। शिवराज सरकार क्या कुछ दे रही है, आप ये समझिए। लाडली बहन योजना में 1.31 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए सालाना, 19,650 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। वहीं 87 लाख किसानों की सम्मान निधि और 4 से बढ़ाकर 6,000 अब कर दी गई है। सरकार पर 1,750 करोड़ का ये सालाना बजट होगा और अतिरिक्त बोझ भी सरकार के ऊपर होगा। इसके साथ ही मेधावी छात्र और छात्राओं को लैपटॉप के लिए मदद दी जाएगी।
25-25 हजार रुपए छात्र और छात्राओं के खाते में डाले जाएंगे और सरकार पर इससे सालाना 196 करोड़ 60 लाख का अतिरिक्त बोझ और बढ़ेगा। इसी के साथ 7,800 स्टूडेंट्स को स्कूटी की सौगात दी जाएगी। सरकार पर 79 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और 23,000 रोजगार सहायकों को 2 गुना वेतन देने का भी ये वादा किया गया है। कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय 20,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम फ्री की रेवड़ियां सरकार की तरफ से बांटने का वादा किया जा रहा है और जाहिर तौर पर इसकी जो वजह है वो है वोट। राजस्थान में कांग्रेस 5 साल बाल मिथक तोड़ करके सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है और जनता पर जमकर सौगातों की बारिश कर रही है। और क्या कुछ किया जा रहा है ये भी आपको समझाते हैं। 6 योजनाओं के भरोसे ये चुनाव है। क्या वो योजनाएं हैं गहलोत सरकार की? हर घर की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, मुफ्त इंटरनेट सेवाएं। दूसरा है उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाना। 100 यूनिट तक फ्री बिजली देना, किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली। इसके साथ ही लंपी से पशु की मौत होने पर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए रोडवेज में आधा किराया लगेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 25 लाख का इलाज मुफ्त में करवाया जाएगा। ये राजस्थान की सरकार की तरफ से कहा गया है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को अब नोटिस जारी कर मुफ्त की रेवड़ी पर लगातार जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के कई बार पहले भी बहस हो चुकी है। फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की अगुवाई वाली जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय बेंच ने पहले अगस्त 2022 में शुरू की। सुनवाई में अब तक क्या कुछ हुआ है इसका अपडेट भी आपको दे देते हैं। फ्रीबीज पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या टिप्पणी की गई, आपको हम तारीख के हिसाब से बताते हैं। 3 अगस्त 2022 फ्रीबीज मुद्दे पर फैसले के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह तर्क था। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, आरबीआई, सीएजी और राजनीतिक पार्टियां शामिल हों, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर 11 अगस्त 2022 फ्रीबीज की वजह से इकोनॉमी पैसे गंवा रही है। ये तमाम जो टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है फ्रीबीज पर। उसी साल उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच एक अंतर है और सरकारों को ये समझना जरूरी होगा या फिर विपक्षी पार्टियों को। 17 अगस्त 2022 का अपडेट था। उन्होंने कहा कि जब ये तय करना होगा कि फ्रीबीज क्या है, ये बातें तय करनी पड़ेगी। क्या हेल्थ केयर, पीने का पानी एक फ्रीबीज है? क्योंकि ये अंतर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्या मनरेगा को फ्रीबीज माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा। अब 23 अगस्त 2022 का अपडेट आपको बता दें। केंद्र सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को ही इस पर सब कुछ तय करना पड़ेगा। फिर 26 अगस्त 2022 को क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये तमाम बातें, ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से रेवड़ी कल्चर के खिलाफ रहे और इन तमाम मुद्दों पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, यानी दिल्ली के सीएम ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के उत्थान के लिए उन्हें अगली पंक्ति लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के मददगार मोदी सरकार ने किसानों को फिर से बड़ी सौगात देने की बात कही है और ये करने भी जा रही है सरकार। किसानों के लिए क्या खुशखबरी है, आपको ये बताते हैं। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। अभी एक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं और अब 8,000 रुपए देने की तैयारी केंद्र सरकार की है। 8.5 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा मिलता नजर आएगा। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए किसानों को अब तक मिलता है और ये फायदा आगे भी होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और इसके लिए बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आकलन भी किया जा रहा है। इसी बीच अगर चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर देता है तो भी केंद्र सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवाकर चुनाव खत्म होने के बाद फैसले की घोषणा कर सकती है, क्योंकि इस योजना का फायदा देश के सभी राज्यों के किसानों को बराबर होना है। अब आपको वो आंकड़ा दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि देश में कितने किसान परिवार अभी मौजूद हैं, किस राज्य में कितने किसान, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा में कुल 13,02,000 किसान, वहीं राजस्थान में 56 लाख लगभग 89,000 किसान परिवार है। गुजरात में 45,18,000 परिवार, मध्य प्रदेश में 76,83,000 परिवार, बिहार में 75,66,000 परिवार, वहीं उत्तर प्रदेश में 1,86,000 परिवार है। झारखंड में 13,02,000 परिवार है। छत्तीसगढ़ में 20,24,000 परिवार किसानों का है, जिन्हें ये डायरेक्ट बेनिफिट केंद्र सरकार द्वारा जल्द मिलने वाला है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसान सम्मान निधि में इसकी शुरुआत कब हुई और इसका पैसा कैसे मिलता है, साथ ही अब तक कितने किसानों को इस योजना का डायरेक्ट बेनिफिट यानी लाभ मिल चुका है, कितने किसानों को इसका लाभ मिला, ये आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं आपको। 24 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल इसकी शुरुआत की, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। 2019 से 20 में 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ डायरेक्ट मिला। 2020 से 21 में 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। वहीं 2021 से 22 में 11 करोड़ किसानों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला। किसान सम्मान निधि में लाभार्थी किसानों की समीक्षा में बड़ी बात भी सामने निकल कर आई है। केंद्र सरकार ने दरअसल इसकी समीक्षा की तो केंद्र की समीक्षा में असल लाभार्थी 11 करोड़ की जगह 8 करोड़ 51 लाख बस पाए गए हैं। तो देखिए, अब लगातार फ्री मुफ्त की रेवड़ियां वाला जो एक कल्चर है वो तमाम राज्य भी अपना रही है, केंद्र सरकार भी अपना रही है और इसी पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी की गई है, जिसमें राज्यों को यानी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को जवाब पेश करना होगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।